गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज जो सेकंड पोर्शन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसे हम देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि हाइजेनबर्ग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक लाइन बोली थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, उन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब अगर मैं एक चीज़ की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मैं दूसरी चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ। इसी चीज़ को उन्होंने फॉर्मूले में बताया। फर्स्ट जो उन्होंने अपनी लाइन दी वो पोजीशन और मोमेंटम के रेस्पेक्ट में दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर आप निकाल लोगे तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन होगा। दूसरी उन्होंने दी कि अगर उसकी पोजीशन निकाल लोगे तो उसकी वेलोसिटी अनसर्टेन होगी। इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही कहा गया है कि किसी भी पार्टिकल की या तो हम पोजीशन ही निकाल सकते हैं या उसका मोमेंटम ही निकाल सकते हैं। अगर हम इतने छोटे पार्टिकल की दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। इसी को ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब डी ब्रॉगली ने ये लाइन कही थी कि कोई भी जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो ड्वेल नेचर में हैं, वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों नेचर में बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई चीज़ दो नेचर में ऑलरेडी है तो इसका मतलब हम उसकी एक ही चीज़ के बारे में एट अ टाइम बात करेंगे, दूसरी चीज़ हमें अनसर्टेन रहेगी, हमें नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब इसे हम आगे देखेंगे। इसके अंदर उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसमें जो एक्स है वो अनसर्टेनिटी ऑफ इन पोजीशन है, और जो पी है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, वी है डेल्टा वी वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, एच जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, एम जो होता है वो मास ऑफ मैटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका मतलब डेल्टा एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा पी है। अगर मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कम आएगी, और अगर मेरे पास डेल्टा पी की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा एक्स की उस कंडीशन में वैल्यू बहुत कम आएगी, क्योंकि ये एंटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिति की जो अनिश्चितता का मान कम होगी तो संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इफ वेरी हाई देन सर्टेनिटी इन डेल्टा पी इज़ ऑलरेडी हैविंग इन दिस कंडीशन। तो इसका मतलब यह है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसे कणों पर ही लागू होता है जिनकी स्थिति और संवेग समान अक्ष पर हो। यहाँ एक बात ये ध्यान देने वाली है, अगर मैं इस एक प्लेन में पोजीशन की बात कर रही हूँ तो इसी एक प्लेन में मेरे को मोमेंटम को निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी जो पोजीशन है वो तो इस प्लेन में है, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है या कि जो इसके लंबवत है जेड एक्सिस, उस वाले प्लेन में मैं मोमेंटम की बात करूँ। उस कंडीशन में अनसर्टेनिटी नहीं होती है। दोनों ही चीज़ों की जो बात है वो सेम प्लेन में की जा रही है। कण की बिल्कुल सही स्थिति को ज्ञात करने के लिए अब अगर इस बात को हमें समझाना है तो हम इस चीज़ को कि ये चीज़ होती कैसे है इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे, अगर हम कण की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए कम लैम्डा अथवा उच्च, अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू को बहुत कम लिया है तो डेफिनेटली जो लैम्डा होता है उसका जो रिलेशन होता है इन फ्रीक्वेंसी के साथ वो होता है 1/μ। इसका मतलब अगर ये बहुत कम है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, और जो म्यू होता है वो E=H μ। तो अगर म्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब अगर ये कम है तो ये ज़्यादा और ये भी ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो अगर हमारा लैम्डा हमने क्या किया कि बहुत कम ले लिया तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो उस कंडीशन में हमारी एनर्जी भी बहुत हाई होगी। तो अब अगर मैं ऐसी किसी उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश की बात करूं जिसकी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अब मैंने क्या किया, उस ऊर्जा कम इस वाले एनर्जी वाले को मैंने अगर इलेक्ट्रॉन की किसी फिल्म पर टक्कर मारा तो डेफिनेटली जैसे ही टक्कर लगेगी तो मुझे उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो एनर्जी की ज़्यादा होने की कंडीशन में वो मुझे दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी तो वो उसी जगह से
उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी हाई हो जाएगी कि हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जब हमने एनर्जी को हाई रख के या फ्रीक्वेंसी को हाई रख के हमारे कण को अगर देख लिया, इसका मतलब हमने उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया, तो उसके बाद हम उसके मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी पोजीशन जो होती है वो उसी समय इतनी स्पीड से निकल जाएगा कि हमें वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी लाइन को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है कि कण की बिल्कुल सही स्थिति को ज्ञात करने के लिए कम लैम्डा अथवा उच्च म्यू वाला प्रकाश युक्त करना होगा। मतलब हमने म्यू बहुत अधिक कर दिया तो ऊर्जा अधिक कर दी, कम लैम्डा वाला प्रकाश उच्च ऊर्जा से संबंध होगा। अतः जब इस प्रकार के फोटोन कण से टकराएंगे तो कण के संवेग को बड़े पैमाने पर विचलित करेंगे, अर्थात संवेग में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। जब इतनी उच्च ऊर्जा का फोटोन अपने किसी भी पार्टिकल से इस एक्सिस में है उससे टकराएगा, तो वो उसको जैसे ही टक्कर मारेगा, हिट मारेगा, तो आपको वो उस फिल्म पे दिखाई तो दे जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद वो इस तरह से रोटेट हो जाएगा तो आप उसके संवेग को बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम दोनों में से एक ही चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए उच्च लैम्डा का प्रकाश लेने पर स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि उच्च लैम्डा का प्रकाश ले लिया, मतलब जिसकी लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ऐसा जो फोटोन होगा वो जैसे ही इस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारेगा तो उसकी लाइट इतनी कम निकलेगी कि हमें उसकी पोजीशन नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो इतना स्लोली इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा कि हमें वो चक्कर लगाते हुए दिखेगा। तो मतलब मुझे मोमेंटम तो नज़र आएगा, लेकिन इस कंडीशन में मुझे उसकी पोजीशन बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। अतः अत्यंत सूक्ष्म जो गतिमान कणों की स्थिति एवं संवेग का एक ही समय में यथार्थता से निर्धारण करना संभव नहीं होता है। इसके बाद आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, इन्होंने क्या किया था कि इससे पहले जब हम किसी पार्टिकल के बारे में कोई बात करते थे तो हम दो तरीके के मैकेनिक्स को यूज़ करते थे, एक थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म, एक क्लासिकल मैकेनिज्म। लेकिन जब हमने क्लासिकल वेव मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन्स के जो लॉ हैं उन पे डिपेंड करती है, और न्यूटन्स के रूल्स जितने भी हैं उनको हम उस मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आई किसी एक ऐसे पार्टिकल की जो वेव के रूप में अपने एक नाभिक के चारों तरफ चल रहा है, तो उसके ये इस तरीके से कुछ चल रहा होता है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक दूसरे तरीके की मैकेनिक्स को यूज़ किया जिसे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास वर्ड आएगा क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। इसका जो सिंपल अर्थ है वो वैसा ही है जैसा कि हम किसी और मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, बट ये जो जिन पार्टिकल्स पे काम करती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप के बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में जब हमें बात करनी होगी तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि हम शुरू से जानते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो के प्लस पी लिखूंगी, और मैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो जानती हूँ, मैं हाफ mv² होता है। अगर मैं इस हाफ mv², तो यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं, हाफ mv² होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला -kZe²/r होता है। इन दोनों की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पुट कर दिया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने करा, उसके बाद अगर मैं हाफ mv² है इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ कि m को ऊपर मल्टीप्लाई किया, m को ही नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जो वैल्यू आ गई mv का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 बार m हो गए। mv का जो होल स्क्वायर होता है उसको, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं mv को होल स्क्वायर, और mv का जो होल स्क्वायर होता है उसे आप जानते हैं कि हम p लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हाफ mv² इक्वल टू h/λ का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब मैंने क्या किया
कि लैम्डा को h को होल स्क्वायर करके यहाँ रख दिया और लैम्डा का होल स्क्वायर करके नीचे लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई h²/2m लैम्डा स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई, अब यहाँ पर एनर्जी की दो वैल्यू हो गई, एक ये रही h²/2m लैम्डा स्क्वायर माइनस जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो वैसी की वैसी चल रही है kZe²/r हो गई। इस वैल्यू को तो हम इधर लेके चले गए और इस वैल्यू को एनर्जी को हम इधर लेके आ गए। तो इस कंडीशन में अब जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई वो आई है हमारे पास h²/2m लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू E + kZe²/r आ गई। और आप 1 लैम्डा स्क्वायर को जो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है इसको हम वेव इक्वेशन में जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन निकालेंगे वो जो क्वांटम मैकेनिक्स ने दी है वो ऐसे होती है डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ये वेव इक्वेशन होती है जो क्वांटम मैकेनिक्स से निकली है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये 1/λ है इसको यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4π² ब्रैकेट में 2m E + kZe²/r शाई इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जितनी भी ये वैल्यूज़ दिख रखी हैं इन सब को हम रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करने के बाद जो इनकी जो वैल्यू आएंगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4π² 2m शाई अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में E + kZe²/r। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8π² अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में E + kZe²/r ब्रैकेट बंद शाई इक्वल टू 0। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो पहले तो आपको कुछ टर्म नज़र आ रही होगी वो है शाई, और दूसरी आपको सब नज़र जो आ रही होगी वो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म आई है ये आपकी आई है आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स के, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसके अंदर हमें ये चीज़ दी जाती है कि हम जो बात करते हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू 3D एनवायरनमेंट में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ऐसे ही वाई में निकालेंगे, ऐसे ही जेड में निकालेंगे, और ये तीनों जो निकालेंगे वो शायद जो है हम एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, इस वेव के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा ये ख़त्म हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।